अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मैंने लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हमने स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मिस हमें सही से नज़र नहीं आ रहा और ब्लर दिख रहा है। तो एक्चुअली मेरे कैमरे का कुछ इशू था, ठीक है। तो आप फ़िक्र ना करें, आपको मैं उसकी पीडीएफ भेज दूँगी। जिस जिसको चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स करे और जो पूछना चाहता है वो पूछ ले, मैं उसको पीडीएफ सेंड कर दूँगी, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि कुछ ब्रांचेस हमारी बायो की रह गई थी, हम उनको आज कंप्लीट कर देंगे अपनी इस वीडियो में, ठीक है बेटा। अच्छा जी, हमने फिजियोलॉजी तक एंड कर दिया था। फिजियोलॉजी के बाद आती है नेक्स्ट ब्रांच टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी कौन सी ब्रांच होती है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो बेटा टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है, टैक्सा का मीन्स लिखा हुआ है आपके सामने। टैक्सा मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमी मीन्स नेमिंग्स। तो टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट, चीज़ों की अरेंजमेंट, फिर उनको नेमिंग देने की स्टडी है। द स्टडी of rules, principles, grouping and naming the living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, उनके रूल्स प्रिंसिपल्स, उनको ग्रुपिंग करना, उनको नेमिंग करना, ये सब पढ़ते हैं हम टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अब ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमें हमारा नेम है जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस, ठीक है। अब फ्रॉग की स्पीशी है, फ्रॉग को क्या कहते हैं, राना टिग्रीना। तो इन सब के नेमिंग्स हर किसी को ग्रुप, हम मैमल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आर्थ्रोपोड, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो इस तरह ये नेमिंग्स दी हुई है, ठीक है। ये जो मैंने 2-3 नाम उठाए हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मैमल्स, ये शायद आपके लेवल की बातें नहीं है, बट आगे जाके आपने पढ़नी है। बस ये समझने कि ग्रुपिंग करना, नेमिंग देना और ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में, ठीक है बेटा। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स अब कौन सी ब्रांच है जिसमें इसका मतलब है, किसी भी लैंग्वेज में नीचे जो लिखा हुआ है ये इनके मीनिंग्स लिखी हुई है, ठीक है। तो डिसेंट या ओरिजिन, किसी की चीज़ की ओरिजिन या किसी चीज़ की कहते हैं ना डेसेंट, नस्ल, ठीक है। तो इस तरह से द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, डेट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं, उनकी स्टडी हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जीन होता है, जीन फादर का जीन, मदर का जीन, और ये फिर जब ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो हम कहते हैं ना कि फ़लाँ बच्चे की फ़लाँ आदत उसके मम्मा से मिलती है, उसके बाबा से में से उसे आ रही है ये आदत, उसके पीछे से उसे ये आदत आ रही है। तो वही होते हैं कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएं, वो हेरिडिटी कहलाती है, ठीक है। और उन सबको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। चलें जी, नेक्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट, आपको पता है डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ होना, बढ़ना, स्टार्ट होना, इसका तो यही मतलब है, ठीक है। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो वो होता है जब आप जो फीटस होता है, जब मदर की बॉडी में बेबी होता है तब हम उसको कहते हैं फीटस या फिर एम्ब्रियो कह रहे होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो। तो उस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस तरह वो बन रहा है और उसकी डेवलपमेंट, उसकी हार्ट बनना, उसका ब्रेन बनना, ये सारी उसकी डेवलपमेंट हो रही है ना। तो उसकी पूरी डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, ब्रांच नंबर 9th, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर्स, ठीक है बेटा। क्या मतलब कि अब मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है। मेरे आसपास जो चीज़ें पड़ी हैं, बुक्स, ये बुक है और पेन है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग। मेरा इनके साथ रिलेशन या मेरा बाहर, मेरा अपने साथ और मेरे साथ जो दुनिया है जो कि नॉन लिविंग चीज़ें, जिसमें या लिविंग भी अगर चीज़ें हैं तो लिविंग, नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं, उन सब के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है,
मैं यही कहूँगी ना, एनवायरनमेंट उसको कहूँगी कि मेरे आसपास जो एनवायरनमेंट है उससे मेरा जो रिलेशन है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी जो मेरा रिलेशन है, या लिविंग चीज़ों के साथ भी अगर मेरा जैसे कनेक्शन है, जैसे ये नॉन लिविंग है, या मेरे सामने अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो मैं अगर उससे बात करूँ तो मेरा उससे क्या कौन सा कनेक्शन है, लिविंग टू लिविंग। तो वो सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास कौन सी आती है, पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी कौन सी ब्रांच होती है, पैलेंटोलॉजी पहले होती क्या है, पैलियो मतलब एंशियंट, लॉजी मीन स्टडी। तो एंशियंट चीज़ों की जो स्टडी होती है, जैसे द स्टडी ऑफ पास्ट रिमोस्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो बाकियात, जो पुरानी चीज़ों की बाकियात रह जाती हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं। जैसे कि डायनासोर्स, हमें कैसे पता चला कि पुराने ज़माने में डायनासोर से, हमने उनके फॉसिल्स निकाले, ठीक है, उनसे उनकी बाकियात निकाले, रिमेन्स पार्ट निकाले, और फिर हमें पता चला कि अच्छा फॉसिल्स, ये तो उस ऑर्गेनिज्म को डायनासोर का नाम दे दिया, और फिर हम इस तरह पता चला कि डायनासोर भी एक पुराने ज़माने में हुआ करते थे। तो हमें पुराने ज़माने की चीज़ों का फॉसिल से पता चलता है। द स्टडी ऑफ पास्ट रिमोट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो वो स्टडी जिसमें हम फॉसिल्स की हेल्प से पुरानी चीज़ों को स्टडी करें, पुरानी चीज़ों के बारे में जानें, ठीक है, तो वो पैलेंटोलॉजी की फील्ड में आता है, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी के बाद बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी आजकल की बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है बेटा। कैसे वो, चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं आपको इस तरह से ब्रांचेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको आगे जाके मतलब बहुत इजी लगेंगी ये चीज़ें। जब आप फर्स्ट ईयर में इनको पढ़ोगे या सेकेंड ईयर में आप इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगी। मैं इनकी डिटेल आपको बता रही हूँ, क्योंकि होता ये है हमारे यहाँ कि बस उसके ऊपर से उसको बता देते हैं कि भाई ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी याद करके आना है। बच्चों ने समझी भी नहीं होती, बच्चों को पता नहीं होता कि ये हैं क्या, ये किस किस बारे में, किस किस चीज़ की स्टडी के बारे में है। तो यहाँ पर वही आपका कॉन्सेप्ट, मेन मेरा जो फोकस होता है वीडियो बनाने का, वो ये होता है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं ताकि आगे उनको मुश्किल ना हो, ठीक है बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लियर करना। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी कौन सी ब्रांच होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम जीन्स को मैनिपुलेट, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं और स्ट्रक्चर में मतलब कुछ चेंज आते हैं उन जीन्स की वजह से, और हम जो हमें करना होता है काम वो हम कर जाते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अब आपको पता है कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस, ठीक है। अब कोविड का जो वायरस है, जो कि कोरोना वायरस है, ये अब हमारी बॉडी में आकर हमें बीमार कर रहा है, ठीक है, यही हो रहा है ना। तो अब ज़रूर इसकी कोई ना कोई वैक्सीनेशन बनाई जाएगी ताकि ये जो है कोरोना वायरस को रोक सके, उसकी जो रैपिड हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है जिसकी वजह से कोरोना वायरस हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इसको रोक सके, इसको थाम सकें, ठीक है, इसको फैलने से रोकें। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी वैक्सीनेशन को बनाएंगे, ठीक है बेटा। इसकी जब वैक्सीनेशन बनेगी तो हम, हो सकता है हम एनिमल में से निकाल के इसकी वैक्सीनेशन बनाएं, एनिमल्स के जीन्स में से, ठीक है, एनिमल्स के जीन में से, या हम ह्यूमन के जीन में से, या हम कहीं से भी जहाँ से हम वो जीन को निकाल के और अपना लैब वर्किंग में अपना काम करेंगे और उस वैक्सीनेशन को तैयार करेंगे, वो सारा हम इस फील्ड में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैंने तो कोविड की एग्जांपल दी है, आपके पास जैसे अब आजकल हार्मोन्स आ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ये भी, ये एक वायरस से नहीं सॉरी, ये एक बैक्टीरिया से बनते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जीन से या बैक्टीरिया की बॉडी से निकाल के और उसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है, और इस तरह फिर ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए इस फील्ड को यूज़ किया जाता है। तो ये वाली चीज़ें हम इस फील्ड में पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेटिंग ऑफ जीन टू ब्रिंग द changes in structure and location of genes to achieve desirable character is called biotechnology, ठीक है। वो टेक्निक्स जिनकी वजह से हम जीन को ह्यूमन बॉडी में मैनिपुलेट करें, ठीक है, ताकि जो हमें चाहिए, अगर हमें ग्रोथ चाहिए या कोविड से छुटकारा चाहिए तो वो वैक्सीनेशन हम अपने जीन्स में
लगाएं और उसके बाद जो चेंजेस आए हमारे जो हम बेनिफिट चाहते थे वो मिलें, तो वो इस फील्ड में होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ आ गई थी, लेकिन थोड़ी सी है टफ। लेकिन जिसको ना समझ आई हो वो मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ताकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा 10 सेकेंड या 20 सेकेंड्स क्या करूंगी कि इसको अगेन रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह मुझे बताया करें जो टॉपिक आपको ना समझ आ रहा हो, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक भी करें। तो ये आपकी तरफ से मुझे तोहफ़ा होता है कि भाई मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको समझ आया है। तो मुझे समझ आ जाता है आपके लाइक से कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने समझा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिलीज़ में। ठीक है, चलें जी, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के पास, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक के पास, जो कि है सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो बायोलॉजी आपको पता होगा, जैसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी भी इस तरह, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। आपस में जो इंटरेक्शन हो रही है, सोशल इंटरेक्शन, मेरी और आपसे जो कंजर्वेशन हो रही है, सोशियो बायोलॉजी हो रही है। मेरी या मेरे सामने कोई पर्सन बैठा होगा, उससे मेरी इंटरेक्शन हो रही है, उससे मेरी बातचीत हो रही है, तो जो बिहेवियर्स, जो लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम सोशियो बायोलॉजी की ब्रांच में उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द लिविंग बॉडी और होस्ट। ठीक है, जैसे अब वापस मैं कोविड की एग्जांपल ले लेती हूँ, कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस अब एक पैरासाइट है, जो कि हमारी पैरासाइट वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में रहकर या बॉडी के बाहर भी भले रहकर हमें नुकसान पहुँचाए। ठीक है, जो चीज़ हमें नुकसान पहुँचा रही है उसको हम क्या कहते हैं, वो पैरासाइट होता है। वेयर इज़ पैरासाइट, ये रहा पैरासाइट, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, अब कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर रहकर हमें नुकसान पहुंचाता है, तो ये एक पैरासाइट है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम, जो कि हमें मलेरिया कॉज करता है, वो भी एक पैरासाइट है। और उसके अलावा बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ एल्जीज होते हैं, ये सब पैरासाइट्स हैं। ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और जहाँ पे ये रह रहे होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी, तो हम या एनिमल में भी तो पैरासाइट्स आ सकते हैं ना, उनको भी तो बीमार कर सकते हैं। तो जिस जगह पे ये रह रहे होते हैं उस जगह को कहते हैं होस्ट, जहाँ पर ये अंदर रहकर उस बेचारे को बीमार कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट के अंदर पैरासाइट है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है, द स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देयर एक्शन आर कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन्स ड्रग्स, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली ड्रग्स, मतलब मेडिसिन जो बनती हैं, फिर उनके जो एक्शंस होते हैं कि कौन सी मेडिसिन का क्या काम है, कौन सी मेडिसिन, ये बुखार की मेडिसिन हो गई, फ्लू की मेडिसिन हो गई। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि मेडिसिन अपना काम तो कर रही होती है, लेकिन वो साथ में एडवर्स रिएक्शन भी दे रही होती है, जिसकी वजह से हम एक जगह से सही हो रहे हैं, दूसरी, जैसे अब सर की दर्द की दवा होती है, वो हमें सर में तो रिलीफ पहुंचा देती है, लेकिन वो कभी कभी पेट भी ख़राब कर सकती है। तो उसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये सारे एक्शंस में आ जाएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स या बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें एक्शंस में आ जाएंगी। तो ड्रग्स की जो एक्शंस होते हैं और ड्रग्स की फॉर्मेशन वगैरह, ये सब हम फार्माकोलॉजी की फील्ड में स्टडी करते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को लर्न करने में। ठीक है, लास्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, आपकी बुक की लास्ट जो डेफिनेशन है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के टॉपिक में से, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल्स, इसमें हम सिंपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते होंगे। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनिल्स। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है सेल। ठीक है, मैंने थोड़ा सा किस तरह बना दिया, चलें समझ लें, ये सेल है। मैंने कल भी एक वीडियो, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था सेल के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये सेल के अंदर होता है सेंटर में न्यूक्लियस, साथ में पूरा ये होता है साइटोप्लाज्म, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इस तरह होता है, राइबोसोम होता है, एग्जैक्टली ऐसी शेप के नहीं होते, जस्ट आप समझ लें। ठीक है, और क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी, ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं। अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल के अंदर मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। ठीक है, ग्लूकोज होता है अंदर हमारे। ठीक है, C6H12O6, ये भी एक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन्स होती हैं।
ठीक है। अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में पड़ी हुई होती हैं, लंबी लंबी चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, तो वो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड्स मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं उनकी स्टडी, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। कि ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि वो लिविंग सिस्टम से बिलोंग करते हैं। जो चीज़ लिविंग सिस्टम से बिलोंग करे उन चीज़ों को ऑर्गेनिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक चीज़ें हम आजकल बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक फेस वॉशेस, ऑर्गेनिक जो है सोप्स, ऑर्गेनिक शैम्पूज़, इनका क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और फ़ायदा होता है। तो इसी तरह ये जो हमारी बॉडी के अंदर वाली चीज़ें हैं ना, ये ऑर्गेनिक कहलाई जाती हैं। ऑर्गेनिक मीन्स के लिविंग चीज़ों से ये तैयार होती हैं ये चीज़ें। तो ये जो पार्ट्स हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स, ये लिविंग हैं, ठीक है। ये क्योंकि हमारा पूरा सेल बना रहे हैं, तो ये सेल के अंदर वाले जो कॉन्स्टिट्यूट हैं, और इसके ऑर्गेनील्स क्या होते हैं फिर? ऑर्गेनील्स का वर्ड क्या मीन्स कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये ऑर्गेनील्स हैं, जिसको हम चैप्टर 4 में डिटेल से एक एक ऑर्गेनील को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बस यहाँ आप ये समझ लें, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनील्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी जिसमें जो कि सेल्स को बना रहे हैं और ऑर्गेनील्स को बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ना, सेल्स ऑर्गेनील्स, तो उन सब की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आपको वीडियो के एंड में ना मैं पिक्चर भी सेंड कर दूँगी जो आज का हमारा टॉपिक था। परेशान बिल्कुल मत नहीं होना, एग्ज़ाम्स करीब हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। जस्ट आपने वीडियो उठानी है, सिलेक्ट करनी है, जौन सा टॉपिक आपको रीड करना है, स्टडी करना है। आपने वो वीडियो 10-15 मिनट की एक टॉपिक की वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। आपने वो लेक्चर देख लेना है, उसके बाद आपने उसको लर्न कर लेना है। मुझे लाजमी आप फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। और जो ब्लर हो रही थी चीज़ें, उनका भी मैं अब ख़ास ख्याल रख रही हूँ, तो आपको परेशानी नहीं होगी अब, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।